तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और सरकार को जल्दबाजी, यानी ना तो आंदोलन की जिद चलेगी और ना ही कानून लाने की जल्दबाजी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसान सड़कों को ब्लॉक करके इस तरीके से आंदोलन नहीं कर सकते, जबकि कोर्ट ने सरकार से भी यह पूछा है कि क्या वो कुछ दिनों के लिए इन कानूनों को रोक नहीं सकती। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि संसद द्वारा पारित किए गए कानून को क्या सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत में जब भी ऐसा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होता है या फिर संसद का फैसला सर्वोपरि माना जाता है, यानी भारत में कानून बनाने वाली संसद ऊपर है या फिर कानूनों की व्याख्या करने वाला सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर क्या हुआ, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है। आज जब अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हां और ना किसी सवाल का जवाब नहीं हो सकते। सरकार को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कर सके और इस बर्फ को पिघलाया जा सके। इसके लिए कमेटी की बजाय समाज के कुछ जाने माने लोगों की मदद भी ली जा सकती है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस तरह से रास्ते रोककर दिल्ली की धमनियों को ब्लॉक नहीं किया जा सकता, क्योंकि आवाजाही बंद होने से पड़ोसी राज्यों में भी महत्वपूर्ण और जरूरी चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं, उनकी कमी होने लगी है। इस पर दिल्ली सरकार के वकील की तरफ से कुछ और ही कहा गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रवेश के 120 से ज्यादा रास्ते हैं। इस पर सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सड़कों को बंद करने से आम लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। किसान 6 महीनों तक रुकने की तैयारी करके आए हैं। शहर की तरफ आने वाले रास्तों को इस तरह से तो सिर्फ युद्ध के समय ही बंद किया जा सकता है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि यह संविधान के आर्टिकल 19 के तहत लोगों को अपनी मर्जी से कहीं भी आने जाने की आजादी का उल्लंघन है। सरकार के वकीलों ने यह भी दलील दी है कि आंदोलन कर रहे किसान मास्क नहीं लगा रहे हैं और इससे कोरोना वायरस तेजी से फैलेगा और इससे पूरे देश में भी इसके फैलने का खतरा हो जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पक्षों के लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार यह कह रही है कि जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो इस तरीके से बॉर्डर्स को बंद नहीं कर सकते, हाईवेज को रोक नहीं सकते, लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार ये कहती है कि इससे कोई परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि दिल्ली में आने जाने के सिर्फ यही अकेले रास्ते नहीं हैं। दिल्ली में आने जाने के तो 120 रास्ते हैं, तो बाकी के जो लोग हैं वो दूसरे रास्तों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सोचिए, एक ही आंदोलन को अलग अलग पक्ष के लोग कैसे अलग अलग नजरिए से देखते हैं। सारी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को यह नहीं लगता कि किसान सरकार की ये सारी बातें सुनने वाले हैं। इसका फैसला एक कमेटी पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि कोर्ट को यह नहीं लग रहा कि सरकार किसानों को अपनी बात समझा पाई है। इसके बाद सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि कोर्ट एक स्वतंत्र कमेटी बनाने पर विचार कर रहा है, जिसके सदस्य दोनों पक्षों की बात सुनेंगे और तब तक यह आंदोलन अहिंसक तरीके से जारी रह सकता है। लेकिन इस दौरान ना तो किसान हिंसा भड़का सकते हैं और ना ही पुलिस ऐसा कुछ करेगी जिससे हिंसा भड़क जाए, और इस तरह से शहरों को बंधक भी नहीं बनाया जा सकता। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि शहरों को इस तरह से बंधक नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम बात कही वो आंदोलन कर रहे किसानों और देश के सभी लोगों को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। अदालत ने कहा कि कोई भी प्रदर्शन सिर्फ तभी तक संवैधानिक है जब तक इससे किसी के जीवन को खतरा नहीं पैदा होता और जब तक ये दूसरे लोगों के लिए परेशानी नहीं बनता। सिर्फ विरोध प्रदर्शन के नाम पर प्रदर्शन ठीक नहीं है, इसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। केंद्र सरकार और किसानों को आपस में बात करनी होगी, और अगर इस प्रदर्शन का उद्देश्य सिर्फ विरोध नहीं है बल्कि कुछ और है तो सुप्रीम कोर्ट इसका भी पूरा ध्यान रखेगा। पंजाब सरकार की ओर से पेश हो रहे वकील और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि किसान अहंकारी सरकार से लड़ रहे हैं और उन्हें दिल्ली आने से रोका गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली आ गए तो उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाएगा।
इस बीच भारतीय किसान यूनियन के वकीलों ने भी कहा कि हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं, किसी कॉरपोरेट प्रधान देश में नहीं। सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन किसान आज कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर हैं। लेकिन कुल मिलाकर आज की सुनवाई का सार यह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाई है, उन्हें आंदोलन जारी रखने की इजाजत दे दी है, लेकिन साथ ही यह शर्त भी लगाई है कि इसके नाम पर, यानी विरोध प्रदर्शन के नाम पर, आंदोलन के नाम पर शहरों को बंधक नहीं बनाया जा सकता और ना ही हिंसा के लिए उकसाया जा सकता है। जबकि सरकार से यह कहा है कि सरकार नए कृषि कानूनों को लेकर कोई जल्दबाजी ना करे। इस सुनवाई के बाद अलग अलग पक्षों की तरफ से क्या कहा गया, आप वो सुनिए और फिर हम आपको ये बताएंगे कि अगर सरकार ने इन कानूनों को होल्ड नहीं किया तो फिर ये आंदोलन किस दिशा में जा सकता है। जो इस बिल के अंदर इतना अच्छा बिल है और उसके बावजूद भी जो बॉर्डर के ऊपर जो किसान आकर बैठे हैं, उन किसानों से मेरा आग्रह रहेगा कि आपको उसमें कुछ संशोधन करवाने हैं, तो उसके लिए भारत सरकार संशोधन के लिए तैयार है। आज जो वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं तो उनसे भी यही कहूँगा कि आपके साथ में जिस तरह लेफ्ट के लोग हैं या जो ऐसे लोग घुस चुके हैं जो, और प्लस विपक्ष के लोग जिसमें कांग्रेस भी है, आप भी है, सपा है या कम्युनिस्ट हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। हमारे पास तो कोई नोटिस तो आया नहीं, ना हमें कोई चिट्ठी आई, हम कहाँ जा। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा सबको मानना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का सबको आदर करना चाहिए। और जब 8 दिन से बातचीत नहीं हो रही थी तो उन्होंने ठीक कहा कि सरकार बैठ के बात करे, और हम भी यही कह रहे हैं कि सरकार बात करे। बाहर का भी कोई आ जाएगा उसको भी मानना पड़ेगा, देश के कानून से भी ऊपर है क्या, संविधान से बड़ा है क्या कोई, ये मानते हैं संविधान से बड़ा सरकार। आ गया अब ठीक लपेटे में आए सुप्रीम कोर्ट के, हमें तो मिल नहीं रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को जरूर मिलेगी सरकार। हम कह रहे हैं कि हमारी बात करवाओ, सर ढूंढ कर जाओ कहाँ है। 8 दिन से भाग रही सरकार, अब आवेगी बिल्कुल ठीक लाइन। तो अभी की स्थिति यह है कि फिलहाल कांग्रेस शासित 3 राज्यों छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान की सरकारों ने अपने अपने राज्यों में इस कानून को निष्प्रभावी करने के लिए नए कानून लागू कर दिए हैं। यानी इन्होंने कह दिया है कि हम अपने राज्यों में इन कृषि कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन बाकी किसी भी राज्य ने अभी तक नए कृषि कानूनों पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है। लेकिन आप राजनीति की विडंबना देखिए कि दिल्ली सरकार एक तरफ तो खुलकर इन नए कानूनों का विरोध कर रही है और कह रही है कि वो किसानों के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ इसी महीने दिल्ली की सरकार ने इनमें से एक कानून को नोटिफाई भी कर दिया है। यह कानून किसानों को अपनी फसल सरकारी मंडियों के बाहर बेचने की इजाजत देता है। उस कानून को दिल्ली सरकार ने नोटिफाई किया है। लेकिन आज जब किसानों के आंदोलन पर चर्चा के लिए दिल्ली विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान नए कृषि कानून की कॉपी हाथ में लेकर फाड़ दी। इसके लिए आपको भी राजनीति के इस दोहरे चरित्र की तस्वीरें आज देखनी चाहिए। देखिए, ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने कानूनों को तो ये 2020 का लोकतंत्र है, आज के युग का लोकतंत्र है। यानी भारत की ही राजधानी दिल्ली में बैठकर संसद भवन से मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली की विधानसभा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत की ही संसद द्वारा पास किया गया कानून इस तरह से विधानसभा में सबके सामने फाड़ते हैं और बाकी के विधायक मेज थपथपाकर उसका स्वागत करते हैं और तालियां बजती हैं।
ये एक बहुत बड़ी बात है और लोकतंत्र का एक ये नया रूप है इस आज के युग में। इसे आप सब लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और अब उस दिन की कल्पना कीजिए जब भारत सरकार कोई नया कानून लाएगी, कोई नया फैसला करेगी और देश के अलग अलग राज्यों में उस कानून की धज्जियां ऐसे उड़ाई जाएंगी, उसे ऐसे फाड़कर हवा में उछाल दिया जाएगा और ये सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर होगा और ये सब कुछ ये कहते हुए होगा कि लोकतंत्र हमें आज़ादी देता है और हम भारत सरकार द्वारा, भारत की संसद द्वारा पारित कानून को नहीं मानते और ये हमने इसके टुकड़े टुकड़े करके हवा में लहरा दिए और लोग तालियां बजा रहे हैं। जनता द्वारा चुने गए विधायक ही इस पर तालियां बजा रहे हैं। ये जो दृश्य आज आपने देखा, ये बहुत दुखद दृश्य है। हो सकता है इसका महत्व आपको आज समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आने वाले वर्षों में आपको इस बात का महत्व समझ में आएगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि जो कुछ हो रहा है ये आने वाले दिनों में देश के भविष्य के लिए कितना खतरनाक है। खराब नहीं है, ये खतरनाक है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम एक 8 पन्ने की चिट्ठी लिखी है जिसमें लिखा है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इस चिट्ठी में नए कृषि कानूनों के विषय में फैलाए जा रहे झूठ और सच दोनों का जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें कृषि मंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। उनकी जो चिट्ठी है इस समय मेरे हाथ में है। उन्होंने लिखा है इसमें कि ऐसे समय में जब लेह और लद्दाख में भारत चुनौती का सामना कर रहा है, वहां के पहाड़ों पर बर्फ जमी है, ऐसे समय में जवानों के लिए रसद ले जा रहे ट्रकों को रोकने वाले किसान नहीं हो सकते। 2-4 लाइन में आपको इसमें से उनकी पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए लिखा है ऊपर, मेरे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, और वो लिखते हैं, देश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं हर किसान का भ्रम दूर करूं, इसलिए ये चिट्ठी मैं आपके लिए लिख रहा हूं। फिर वो अपने बारे में थोड़ा लिखते हैं कि मैं किसान परिवार से आता हूं, खेती की बारीकियां और खेती की चुनौतियां दोनों को ही देखते हुए समझते हुए मैं बड़ा हुआ हूं। खेत में पानी देने के लिए देर रात तक जागना, पानी चलते हुए मेंढ टूट जाने पर उसे बंद करने के लिए भागना, असमय बारिश का डर, समय पर बारिश की खुशी, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा रहे हैं। फसल कटने के बाद उसे बेचने के लिए हफ्तों का इंतजार भी मैंने देखा है। यानी कृषि मंत्री ने किसानों को बताया कि भाई मैं भी किसान हूं और कृषि की क्या समस्याएं होती हैं, खेती की क्या समस्याएं होती हैं, ये मैंने भी देखा है, मैं भी इन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। और फिर उन्होंने आगे लिखा है कि लेह और लद्दाख पर हमारी सीमा पर जो सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ी हुई हैं, हमारे जवानों के लिए रसद ले जा रही ट्रेनें रोकने वाले ये लोग किसान नहीं हो सकते। इन लोगों की वजह से हमें अपने सैनिकों तक रसद और अन्य ज़रूरी सामान हवाई मार्ग एवं अन्य साधनों से पहुंचाना पड़ रहा है। जनता की गाड़ी कमाई इन वैकल्पिक इंतजामों में लग रही है। पर्दे के पीछे छिपकर किसानों को गुमराह करने वाले इन लोगों की विचारधारा सन 62 की लड़ाई में भी देश के साथ नहीं थी। आज ये लोग फिर से सन 1962 की भाषा बोल रहे हैं। ये बात आज कृषि मंत्री ने किसानों को बताई है। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि देश भर के किसानों को कृषि मंत्री की ये चिट्ठी आज जरूर पढ़नी चाहिए। अब इस मुद्दे पर आते हैं कि अगर कभी सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच नए कृषि कानून को लेकर टकराव की स्थिति आती है तो क्या हो सकता है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह पूछा है कि क्या वो इस कानून को कुछ दिनों के लिए होल्ड नहीं कर सकती, इसे कुछ दिनों के लिए रोक नहीं सकती, क्योंकि जब तक हम इस पर सुनवाई कर रहे हैं, सारे पक्षों की बातचीत हम सुन रहे हैं, सारे पक्षों का पक्ष हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक सरकार इसे जल्दबाजी में लागू ना करे। तो अब बड़ी बात यह है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए बाध्य है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कानून होल्ड कर लो, तो क्या सरकार को यह कानून होल्ड करना पड़ेगा। पहली बात यह है कि जब सरकार कोई कानून लाती है और सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि इस कानून से लोगों के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कानून को खारिज कर सकता है। इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है और सरकार को लगता है कि यह फैसला ठीक नहीं है, तो सरकार भी संसद के जरिए इस फैसले को पलट सकती है। लेकिन यहां यह ध्यान देना होगा कि यह बात सुप्रीम कोर्ट भी कई मौकों पर मान चुका है कि मूल अधिकारों की भी एक सीमा होती है।
इसे आप एक पुरानी कहावत के जरिए समझिए। बचपन में स्कूल में पढ़ाई के दौरान शायद आपने भी ये कहावत सुनी होगी, जिसके मुताबिक आप तभी तक अपनी छड़ी घुमा सकते हैं जब तक वो किसी की नाक को ना छुए, यानी किसी को इससे चोट ना पहुंचे। लेकिन जैसे ही आपकी आजादी से किसी दूसरे की आजादी छिनती है तो आपका मूलभूत अधिकार वहीं समाप्त हो जाता है, वो अधिकार वहां काम नहीं आता। उदाहरण के लिए किसानों के आंदोलन की वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है। किसान अपनी छड़ी घुमा सकते हैं, लेकिन वो छड़ी किसी की नाक पर नहीं लगनी चाहिए, और अब वो हो रहा है। जबकि हमारा संविधान लोगों को कहीं भी आने जाने, घूमने फिरने, नौकरी, व्यवसाय करने का मूल अधिकार देता है। लेकिन अगर लोग विरोध प्रदर्शन की वजह से अपने काम पर नहीं जा पा रहे, कहीं अपने किसी भी काम की वजह से कहीं पहुंच नहीं पा रहे, तो यह देश की जनता के मूल अधिकारों को बाधित करने जैसा है। कानून व्यवस्था सरकार के अधीन होती है, लेकिन भारत के संविधान में इस बात का भी प्रावधान है कि अगर सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे सकता है। भारत के संविधान में भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है, लिहाजा कानूनों की अंतिम व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। लेकिन कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसलों को पलटा है, और कई मामलों में सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर हर साल सरकार द्वारा बनाए गए 4 से 5 कानूनों को खारिज करता है, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बहुत कम मौकों पर ही पलटती है। कुछ उदाहरण के जरिए समझिए। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के मामले में उसके पति को यह आदेश दिया था कि वो अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दे। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी, लेकिन 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने कट्टरपंथियों के दबाव में इस फैसले को पलट दिया था और ये व्यवस्था कर दी थी कि इस मामले में कोई भी फैसला सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही कर सकता है। इसी तरह वर्ष 2016 में केंद्र सरकार सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाने का कानून लेकर आई थी, लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि इसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये जनता के मूलभूत अधिकारों का हनन है। इसी तरह 1989 में बना SC/ST कानून भी है, जिसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करने वालों को बिना किसी सुनवाई के सीधे FIR दर्ज करने और जेल में डालने का प्रावधान था। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीधे FIR करने से पहले जांच होनी चाहिए और फिर जरूरत होने पर ही FIR दर्ज की जाएगी। कुछ दिनों के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलकर पुराना कानून ही लागू कर दिया, और इसी तरह 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद 2019 में सरकार ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए 2019 में कानून लेकर आई। भारत के संविधान में प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा कर सकता है और उसे रद्द भी कर सकता है, और अगर किसी विषय में कोई कानून नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही लॉ ऑफ द लैंड माना जाता है। लेकिन शर्त यह है कि यह संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ न करता हो। उदाहरण के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में तलाक और गुजारे भत्ते के लिए पूरे देश में एक जैसे कानून लागू करने की याचिका दायर की गई। फिलहाल इस संबंध में देश में कोई कानून है ही नहीं, लेकिन अगर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना देता है तो वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाएगा, और तब सरकार को भी देर सवेर इस मामले में कानून लाना ही पड़ेगा। लेकिन संविधान में कहीं भी ये बात स्पष्ट तौर पर नहीं लिखी है कि संसद और सुप्रीम कोर्ट में से ऊपर कौन है। हालांकि ये तय है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट को इसकी समीक्षा करने का। इस मामले पर आज हमने वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय से बात की। उन्होंने इस विवाद की व्याख्या आप सबके लिए की है और आपको ध्यान से इस व्याख्या को सुनना चाहिए। हमारे देश में न पार्लियामेंट ऊपर है न सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर है संविधान। संविधान के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट कार्य करता है, संविधान के अनुसार ही पार्लियामेंट कार्य करता है, संविधान के अनुसार सरकार कार्य करती है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट को यह कहा गया है कि संविधान के अनुसार सब लोग कार्य करें, यह देखना सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट का जो फैसला होता है, पार्लियामेंट का जो कानून होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट बदल देता है। सुप्रीम कोर्ट कई कानूनों को निरस्त कर चुका है। इसी तरीके से पार्लियामेंट के पास भी पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दे। शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पार्लियामेंट ने पलट दिया था। इसी तरीके से SC/ST एक्ट वाले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको पार्लियामेंट ने खत्म किया। लेकिन जो पार्लियामेंट ने SC/ST एक्ट वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा तो दोबारा फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उसमें राइडर लगा दिया।
कहने का मतलब ये तीनों अलग अलग धुरी है। सरकार यानी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका अपने क्षेत्र में काम करेगा, पार्लियामेंट कानून बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करेगा कि सब कुछ संविधान सम्मत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जहां तक ये फार्मर का मामला है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट केवल एक कमेटी बना सकता है, लेकिन निगोशिएशन नहीं कर सकता। क्या शर्तें मंजूर होगी, क्या नहीं मंजूर होगी, ये नहीं कर सकता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ये देख सकता है कि ये जो किसी किसान से संबंधित तीनों कानून है, ये इलीगल है या लीगल है, ये तो चेक कर सकता है। वो किसान कानूनों की वैलिडिटी चेक कर सकता है। किसान अगर इलीगल है, इनवैलिड है, तो उनको खत्म भी कर सकता है। लेकिन किन शर्तों पे बातचीत होगी, किन शर्तों पे किसान उठेंगे, किन शर्तों पे आंदोलन खत्म होगा, ये सारा सरकार का कार्य है, ये सुप्रीम कोर्ट का कार्य नहीं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ और जो भी दलीलें रखी गई, उनसे एक बात साबित होती है, और वो ये कि हमारे देश में एक ही मुद्दे पर इतनी सारी विचारधाराएं सक्रिय हो जाती हैं कि किसी एक नतीजे पर पहुंचना या तो असंभव हो जाता है या उसमें बहुत समय लगता है, और उस फैसले से भी सब लोग खुश नहीं होते। आपने ये भी देखा होगा कि जो विपक्षी पार्टियां चुनाव में हार जाती हैं और जिनका संसद में भी अब उतना प्रतिनिधित्व नहीं रहा क्योंकि वो चुनाव हार चुकी हैं, उसके बाद वो अदालतों का रास्ता लेती हैं। वो सरकार के हर कानून को अदालत में जाकर चुनौती देती हैं, क्योंकि वो संसद में चुनौती देने के काबिल नहीं, लायक नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी सीटें नहीं हैं, इसलिए क्योंकि वो चुनाव में हार चुकी हैं। इसलिए वो अदालत का रास्ता चुनती हैं और फिर हर कानून को अदालत में घसीटती हैं, और फिर उस कानून को लागू करने में कई गुना ज़्यादा समय लगता है। हम आपको कई दिनों से बात कह रहे हैं कि कई बार जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र सुविधा की बजाय दुविधा का कारण बन जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दे पर इतने सारे लोगों की अलग अलग राय सुनकर आप भी अब ये समझ गए होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.